हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है जो कि 9 अप्रैल को है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे और आपको पूरे 32 मतलब 32 क्वेश्चन हम बताएंगे और आंसर के साथ बहुत ही शॉर्ट में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपके माइंड में क्या हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि खंड का और खंड खा में दोनों में जो आता है, दोनों का हमने बताया है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जरूर आपका क्या 80% जरूर क्वेश्चन फंस जाएंगे, 20% के जो भी आपका आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 32 क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट में आंसर हम बताएं। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, इसका चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि अच्छा ये जो था 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब मुकदमा नहीं चलेगा, शंका के आधार पर, सिर्फ शंका के आधार पर गिरफ्तार कर, उसको सिर्फ बिना मुकदमा के क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। तो ये था रॉलेट एक्ट जो कि पारित हुआ था। तो आप समझ गए होंगे, ये दूसरा पहला क्वेश्चन हो गया जो कि अति लघु उत्तरी में आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रश्न जो है संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो दोहरे उद्देश्य क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 अधिक सरकारें काम करें। ठीक है, एक ही टाइम में 2 या 2 से अधिक जो भी सरकारें होंगी वो काम करेंगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, संघीय शासन व्यवस्था। तो आप समझ गए होंगे 2 सरकार इसमें रहेंगी, बस इतना याद कर लीजिए, 2 सरकार एक साथ काम करेगी। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य। जब आप संघीय शासन व्यवस्था समझ गए, 2 या 2 से अधिक जो भी सरकारें रहेंगी वो काम करेंगी, तो एकात्मक में क्या होगा, यहाँ पर देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तरीय सिर्फ सरकार रहेगी। ठीक है, सिर्फ एक सरकार स्तरीय रहेगी और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन, उसके अंतर्गत आके क्या करती है, काम करती है। एकात्मक शासन हो गया। तो आपको संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियाँ बताइए। सिर्फ 2 चुनौतियों के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 चुनौती। ठीक है, देखिए पहला चुनौती हम लिख दी है जातिवाद और संप्रदायवाद, दूसरा है सामाजिक तथा आर्थिक असमानता। तो ये 2 चुनौतियां थी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है जो कि शॉर्ट में बहुत लिखा गया है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, सिर्फ अर्थ बताना है। ठीक है, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कि ऐसी सरकार, ठीक है, ऐसी सरकार जो सत्ता पर आने पर क्या करती है, कोई अंकुश नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं। आप ऐसे शॉर्ट में लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी सरकार जो सत्ता पर आने पर क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 6 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची से कि आप क्या समझते हैं, ये आपका क्या है, आपके बुक में या फिर आप भी पढ़े होंगे इसको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने बुक में जो भी जहाँ से पढ़ेंगे उसको देख लीजिएगा, बस हम छोटा छोटा बता रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 है उदारवाद क्या है। ठीक है, इसका अर्थ लिखना है। तो अर्थ इसका क्या होता है, आज़ाद। ठीक है, उदारवाद का अर्थ क्या होता है, आज़ाद। अब कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर व्यक्ति के लिए आज़ादी और दूसरी कानूनी दृष्टि से समानता होगी, ऐसी इस तरीके की आज़ादी मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर पूरे 7 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, 8 है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। तो आंसर यहाँ पर देखिए, जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन था, जर्मेनिया था, ये आंसर है। ठीक है, अब किस लिए प्रतीक था, चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बालूत वृक्ष। ठीक है, जो जर्मेनिया बालूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मन बालूत क्या है, वीरता का प्रतीक है। जो जर्मन का जो बालूत है वृक्ष था, उसके पत्ते क्या थे, वो वीरता का प्रतीक था, इसीलिए उसको सब मुकुट बनाकर पहनते थे और इसीलिए क्या है, मतलब क्या है, प्रतीक था। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है निर्जाति शब्द का अर्थ बताइए। अब यहाँ पर इसका आंसर देखिए, एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्जाति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए थे। क्या तर्क दिए थे ये आप लोग बस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है लोगों को एकजुट करने में झंडे का क्या योगदान था। पहले झंडा कुछ और रंग का था, ठीक है, जो बना था, अब फिर बाद में क्या आया कि 3 रंगों का आया, तो उसका 3 रंगों का क्या योगदान है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ से आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है कॉर्न लॉ किसे कहते हैं। आपको पता है कॉर्न किसको कहते हैं,
तो यहाँ पर देखिए कॉर्न मक्का को कहते हैं ना, तो वही इंग्लिश में इसका नाम हो गया कॉर्न लॉ। ब्रिटेन में बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर वहाँ की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जब मक्का के आयात पर क्या कर दी, पाबंदी लगा दी, ठीक है, पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर पाबंदी लगाई गई थी उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्न लॉ कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, मक्का पर पाबंदी लगाया गया और उसी पाबंदी को हम कहेंगे कॉर्न लॉ। भैया प्रश्न नंबर 13 है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं या फिर किसको कहते हैं, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है आपको। तो आप यहाँ पर इसका आंसर देखिए। औपनिवेशिक शासन के समय अनेक लोगों को काम करने के लिए फिजी, एक जगह का नाम है, ठीक है, फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था, ठीक है, काम करने के लिए यहाँ पर ले गया था। इन मजदूरों के ही बाद में इनको क्या बोलने लगे थे, गिरमिटिया मजदूर। जिसको काम करने के लिए ले जाया गया था उन्हीं को बाद में बोलने लगे गिरमिटिया मजदूर। आई होप आपको क्या हो रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको बस समझते जाइए। और यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही जैसे समझने वाली बात है, आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 14 नंबर का है, व्यापार अधिशेष कैसे प्राप्त होता है। पहले तो ये समझिए व्यापार अधिशेष होता क्या है। देखिए व्यापार अधिशेष है आपसी व्यापार से किसी देश को लाभ हो, ठीक है। दो ऐसे देश हैं, उनमें क्या होगा, आपसी व्यापार करेंगे, उसमें देश को क्या होता है, किसी एक देश को क्या होता है, फिर दोनों देश को लाभ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापार अधिशेष, ठीक है, दो देशों के बीच। और यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, कैसे प्राप्त होता है हमको ये देखना है। तो ये आंसर है, निर्यात की कीमत आयात की कीमत से ज़्यादा होती है, ठीक है। निर्यात की कीमत क्या होगी, आयात की कीमत से क्या है, ग्रेटर देन है, ज़्यादा होती है, ये होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भारत है, ब्रिटेन है, ठीक है। भारत से हम ये ब्रिटेन को भेजेंगे खनिज संपदा, कोई भी खनिज पदार्थ कुछ भी भेज देंगे, सिर्फ पदार्थ भेज देंगे, ठीक है। अब ब्रिटेन में इसकी कोई और भी उद्योगों में जहाँ पर ये बनाता है वो कुछ और तैयार करेगा, कोई और माल तैयार करेगा, ठीक है। तब वो क्या करता है, ये कोई माल अपना जो ये तैयार किया रहता है भारत को क्या करता है, निर्यात करता है। ये निर्यात किया मतलब इसके पास आयात आया, तो किसमें कम कैसे होगा, जो भी आयात की कीमत क्या रहेगी, कम रहेगी। इसका एरो कैसे रहेगा, नीचे के साइड, ठीक है, जब ये निर्यात करेगा। लेकिन जब ब्रिटेन तैयार करके कोई माल देगा उसकी निर्यात की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से क्या होता है, निर्यात की कीमत ज़्यादा होती है, आयात की कीमत कम होती है। तो फिर ये क्या हो गया, दो देश हो गए, इनके बीच में किसको फ़ायदा होगा। देखिए इसको भेजने या निर्यात में बाजार कीमत से ज़्यादा होता है, तो ब्रिटेन को जैसे कि ये तो भेज के अपना फ़ायदा ले लिए, इन्होंने इसको भेज के जो बाजार में जहाँ कीमत रहेगी ये अपना ज़्यादा ले लेते हैं पैसा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में फ़ायदा हो जाता है। तो बस आपको याद रखना है, आपसी व्यापार से किसी देश को लाभ होता है उसी को हम बोलते हैं व्यापार अधिशेष, और निर्यात की कीमत आयात की कीमत से ज़्यादा होती है। आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है 15 है, ठीक है। स्थिर तथा लचीली विनिमय दर प्रणाली, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि विनिमय दर प्रणाली किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य। और ये जो विनिमय दर प्रणाली जो होता है दो प्रकार का होता है, कौन सा होता है, स्थिर और लचीली। तो आप अधिलघु लघु उत्तरी दोनों साथ में तैयार कर सकते हैं। तो विनिमय दर प्रणाली किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। कोई दो देश हैं, उनकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या होगी, एक दूसरे से दोनों को जोड़ा जाता है, उससे फायदा भी होता है, क्या कम ज़्यादा कैसे घट बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव कैसे हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं विनिमय दर प्रणाली, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा कि स्थिर और लचीली, तो स्थिर विनिमय दर देखते हैं और लचीली, ठीक है, दोनों हैं। तो स्थिर विनिमय दर में क्या हो, जो भी सरकार होगा उनको हस्तक्षेप करना पड़ता है। मतलब दो देशों के बीच जो मुद्राओं का जो उतार और चढ़ाव होगा इसमें सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ता है, ठीक है, वो स्थिर होता है जिसमें हस्तक्षेप करेंगे। और लचीली में क्या होगा, सरकारों के बिना हस्तक्षेप किए, उनके क्या होगा, बिना हस्तक्षेप किए मुद्राओं की मांग और आपूर्ति में क्या होते हैं, उतार और चढ़ाव होता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, दो देशों के बीच में क्या होगा, सरकारों के हस्तक्षेप में क्या करते हैं, स्थिर कहते हैं, सरकारों के बिना हस्तक्षेप को लचीली कहते हैं, जो कि मुद्रा यानी पैसों में क्या होती है, मांग और आपूर्ति होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, वन मृदा और मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं लिखिए। आपको क्या करना है, कोई तीन दोनों की विशेषताएं याद कर लेनी है, बहुत ही मतलब आप लिख सकते हैं अगर आएगा तो, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, चादर तथा पवन अपर्दन किसे कहते हैं। चादर देखिए समझिए आप, चादर अपर्दन जैसे कि हो गया जैसे कि एक जगह कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ है, नीचे मतलब नीचे उसकी जो पानी है कहीं विशाल जगह पे है, ठीक है, बड़े जगह पर इकट्ठा हुआ है, और नीचे की जो मिट्टियाँ हैं वो बहाव के कारण, उस पानी के कारण क्या होगी, परत जम जाती है उसके ऊपर, और नीचे की मिट्टियाँ का क्या होती हैं, कटती रहती हैं, तो उसको हम बोलेंगे चादर अपर्दन। और पवन अपर्दन आप सभी समझ रहे हो, वायु के द्वारा जो मिट्टियाँ इधर एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपर्दन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पवन अपर्दन। तो आपको अपने कॉपी अगर कहीं पर भी इसको देख लेना होगा, बाकी ये इसका यही अर्थ था।
अब यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18 है, टकसोल क्या है? आप नाम ही नहीं सुने होंगे तो इसको हम बता देते हैं आपको, ठीक है। टकसोल यहाँ पर देखिए, हिमालयन यव नामक औषधि पौधे की छाल, टहनियाँ तथा जड़ों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है। मतलब हिमालयन के जहाँ पर औषधियों के पौधे होंगे ना, उनसे उनके जड़ से चाहे हमें रासायनिक पदार्थ मिले या फिर छाल से मिले या जड़ या टहनियों से मिलता है, उसी को हम बोलते हैं टकसोल। और ये कैंसर के उपचार में सहायक होता है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कैंसर के उपचार में कौन सा सहायता करता है, तो टकसोल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कभी मतलब आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखना है इसमें 19 मतलब 19, भारत का कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो तमिलनाडु क्या है, इस राज्य है। तो आप बताइए तमिलनाडु सही है कि गलत है? तो यहाँ पर क्या हम तमिलनाडु लिख देते हैं, ठीक है। आपको इसको आंसर बताना है सही है कि गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, रैट होल खनन क्या है? ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लोग आंसर देख रहे हैं, रैट होल खनन। यहाँ पर देखिए आप 20 नंबर का है, ठीक है। आप इसको लिख भी लीजिएगा अगर नहीं आते तो। जोवाई या चेरा पूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं रैट होल खनन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? 2 खनिजों के नाम लिखिए, बस छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त हो, ठीक है, जिन खनिजों से क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त हो, चमक हो तथा कूट पीट कर चादरों में ढाला जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं धात्विक खनिज। और उदाहरण के लोहा, सोना, चांदी, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, इन्हें हम धातु खनिज कहते हैं। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए। अब अच्छा, जो हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पॉज रोक कर उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ हमने शॉर्ट में ऐसे समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ऐसा भी पूछ सकता है, व्यापार संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अच्छा देखिए, अब अनुकूल यहाँ पर है, निर्यात मूल क्या होती है? ज़्यादा होती है, आयात मूल कम होता है। ये आप ग्रेटर और लेस देन जो है ना, ये याद रखिएगा। निर्यात जब किसी देश में, मतलब एक देश क्या है, इंडिया है, दूसरा क्या है, हम चाइना, जो भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अगर यहाँ से हम कुछ निर्यात करते हैं, इसका दाम क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा निर्यात करने का। और आयात जो मंगाते हैं उसका दाम क्या होता है? कम होता है, तो वो क्या हो गया? अनुकूल हो गया, ठीक है। प्रतिकूल जस्ट उल्टा होता है, निर्यात मूल्य क्या होगा? कम होगा। जब कुछ भी भेजते हैं हम, उसकी जो निर्यात, इधर मान लीजिए निर्यात है, ठीक है, और ये क्या है? आयात है। हम जब निर्यात करेंगे यहाँ पर, उसका मूल्य क्या हो जाता है? उल्टा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हम कुछ मंगाते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। तो यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन से आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 भारत में आयात होने वाली वस्तुओं, तो कुछ बहुत ही मतलब कुछ हैं, हम उसको बता दे रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम जो आयात करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, मशीनरी, उर्वरक, वनस्पति तेल आदि प्रमुख है जो आयात करते हैं। निर्यात कौन सा करते हैं? जूट के सामान, चाय, लोहा, तंबाकू, रत्न व जवाहरात, सॉफ्टवेयर, ये निर्यात करते हैं। ये आप याद कर लीजिए, कोई ऑप्शन में भी आ सकता है, बहुविकल्पी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 24 लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसी को पढ़ लीजिए, वैसे भी आप तैयारी करे होंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। 25 क्या है? समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। 4 विषय क्या है समवर्ती सूची में? शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, गोद लेना और उत्तराधिकार है। ये क्या है? 5 यहाँ पर 4 हैं। यही विषयों के क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रश्न नंबर जो है 26 है, ठीक है। नस्ल भेद तथा रंग भेद से क्या तात्पर्य? इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। जो नस्ल के आधार पर हम भेद कर देते हैं, हीनता जताते हैं ना, ऊंच नीच का भाव उत्पन्न कर लेते हैं, वो नस्ल भेद हो जाते हैं। और रंग भेद जो रंग के आधार पर, मतलब काला सफ़ेद, ऐसे रंग के अभेद आधार पर हम उनके ऊंच नीच या भेदभाव दिखाते हैं, उन्हें रंग भेद कहते हैं। ये हो गया। 27 क्या? धर्म निरपेक्षता तथा सांप्रदायिकता क्या होती है? धर्म के आधार, मतलब इसमें क्या होगा कि धर्म के नाम पर मतलब किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो अपने स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या करेगा? धर्म, कोई भी धर्म अपना जा सकता है, ठीक है, वो अपना लेगा, उसका क्या है? अधिकार है। सांप्रदायिकता क्या है? ये आप क्या कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा समझाना पड़ेगा ये, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है? 28 है। कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? कानून का शासन क्या है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है का है। प्रश्न नंबर 29 है। सूचना का अधिकार कानून क्या है? क्या है सूचना का अधिकार? 2 है सूचना। देखिए, लोगों को जानकार बनाने के लिए। लोकतंत्र के दूसरा है लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का एक अच्छा उदाहरण है। 2 ये हो गया इसका। प्रश्न नंबर क्या है? 30 है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? मतलब राष्ट्रीय आय देखना है, यहाँ पर जीडीपी नहीं बता रहे, जीडीपी आप अलग है, ठीक है। यहाँ पर एक लेखा वर्ष, कोई एक लेखा वर्ष होगा और उस देश के अंदर क्या होगा? प्राप्त आय। किससे प्राप्त आय होगा? आर्थिक क्रियाओं से।
किसी एक वर्ष में, लेखा वर्ष में देश के अंदर प्राप्त आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो प्राप्त आय होगा उसमें हम विदेशों से प्राप्त आय और जो भी अपने देश का आय और विदेशों से प्राप्त जो आय करते हैं दोनों को हम जोड़ देंगे, वो हमारा बन जाता है राष्ट्रीय आय। तो आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट देखिए, ये आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति या फिर औसत आय का अर्थ क्या है? तो आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको देखते हुए कि देश की कुल आय को अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो उसी को मतलब क्या बोलते हैं? औसत आय बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका भी है और इसको अर्थ भी इसी को देखकर लिखा जा सकता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई तीनों में से कोई ना कोई एक बेरोजगारी जरूर आएगा आपके क्वेश्चन में। आप चाहे देख लीजिएगा जब आप 9 अप्रैल को आप पेपर देंगे, ठीक है। 3 बेरोजगारी, मौसमी, खुली और प्रछन्न। प्रछन्न को ही 3 तरीके से कहते हैं, प्रछन्न, गुप्त या छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मौसमी में क्या हो गया, पूरे साल इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि मौसम के तौर पर नाम से पता चला पूरे साल इंसान क्या करता है, मतलब काम करने को सोचता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, ठीक है। कुछ महीनों के लिए उसे काम मिलता है, उसे हम बोल देंगे मौसमी, ठीक है। खुली में क्या होगा, श्रमिक क्या है, श्रमिक के पास काम करने का मतलब काम करने की क्षमता होती है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, वो क्या हो गई, खुली बेरोजगारी होगी। इसमें कुछ महीने मिलता है लेकिन इसमें क्या होता है, काम नहीं मिलता, उसके अंदर हर एक क्षमता एबिलिटी है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। प्रछन्न और गुप्त और छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होता है, जैसे कि कोई हम इसको समझाए थे, 4 लोग इसमें क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये खेत है, इसमें 4 लोग, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा 6 लोग हैं, मतलब क्या है 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 6 लोग अब काम करने लगे, लेकिन ये काम क्या होता है, 4 ही लोग इसको कर सकते थे ये खेत का काम। अब ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए ना, इसमें क्या होता है 4 ही लोग ये काम कर सकते, लेकिन जो 2 लोग क्या हो गए थे, एक्स्ट्रा हो गए थे, इनको हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी और गुप्त बेरोजगारी, इन्हीं को हम बोलेंगे, ठीक है। वो 4 लोग कर सकते हैं, 2 को बोलेंगे जो एक्स्ट्रा रहते हैं। तो अब ये मैंने पूरा अति लघु क्वेश्चन क्या गया पूरा आंसर के साथ बता दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक वीडियो और भी हमने बनाया है जिसमें जो क्वेश्चन हम इसमें नहीं ले पाए हैं वो क्या करते हैं उसमें हम उस वीडियो में, जिसका एंड स्क्रीन अभी लास्ट में आएगा, आप वहाँ से देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।